देखिए, आज का हमारा नया टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या? सबसे पहली चीज़, दिस इज एप्लीकेशन। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, अब हमें क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो उसके लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेसिक मतलब क्या है, मतलब एप्लीकेशन का मतलब हम यहाँ क्या समझेंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन का देखिए सिंपल सा मतलब होगा, मैं लिखवा भी दूंगा रूल्स आपको, पहले समझिए। सिंपल सा, यहाँ पे हम जिस भी ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग बातें करेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होगा, हमें सरफेस दे रखा होता है। ठीक है, हमारा अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे ये आपका अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, इस अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका होगा, लाइक दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी ये हो सकता है कोई ट्री आ जाए, ठीक है, कोई बिल्डिंग आ जाए। ठीक है, इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारी अर्थ पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। ठीक है, लाइक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ना होके इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट चला गया, तो अब ये जो एंगल है ये थोड़ी 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चंस अगर बनने होंगे, बिल्कुल बनते हैं, तो उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर नहीं बोला गया है तो आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है कि हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें हम आपको डायग्राम में भी दिख रही होंगी, मतलब मान लो ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ है, इसके पैरेलल आप कोई भी लाइन जब ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या आएगी, इसके पैरेलल ही आएगी ना। तो यहाँ पे अर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा पैरेलल होगी, और ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो इस पे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, ये एक सिंपल ज्योमेट्री है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इसको इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है क्योंकि आपको जो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसमें या तो आपको हाइट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है। ठीक है, दिस इज योर पर्सन। ठीक है, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, मान लीजिए दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये इसको टॉप को, यहाँ से पर्सन इसको देखेगा। तो हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग का क्या है, ये इस बिल्डिंग का हाइट है। ठीक है, और ये क्या है, ये इस बिल्डिंग का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यानी ये बिल्डिंग का डिस्टेंस किसके बीच में, पर्सन टू द बिल्डिंग। तो आपको हाइट और डिस्टेंस दो चीज़ें, तीसरा आपके पास ये जो है, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। अभी मैं टर्म्स आपको बताऊंगा। तो आपके पास में ये क्या बन गया, एक बेसिक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल, जैसा मैंने आपको बोला, मोस्ट प्रोबेबली आपको 90 डिग्री ही मिलना है क्योंकि ये हमेशा अर्थ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से क्या होगा, दो सिनेरियो बनेंगे, या तो जो भी पर्सन है वो अर्थ पे से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा होगा, या फिर दूसरा सीन क्या होगा, हो सकता है पर्सन जो है वो कहाँ चला गया, वो बिल्डिंग के टॉप पे चला गया। ठीक है, और ये टॉप पे जाने के बाद में हो सकता है अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए ये कोई कार है, ये यहाँ पे कोई कार चल रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो नज़रिया है वो क्या है कि या तो पर्सन नीचे है, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या फिर पर्सन आपका ऊपर है और वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ होगा क्या, पर्सन के कॉरेस्पॉन्डिंगली जब वो देखेगा, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको हम सिंपल से क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से जब भी पर्सन देखेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ कोई ना कोई आपका एंगल बनेगा। अगर नीचे से देख रहा है तो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा, और अगर ऊपर से देख रहा है तो जैसा मैंने अभी इस डायग्राम में आपको क्लियर किया है, अगर ये मेरे लिए अर्थ है तो इसी के पैरेलल ये भी मेरे लिए एक अर्थ ही है। अरे वर्चुअल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए एंगल, अगर मान लीजिए अल्फा है और यहाँ पे ये एंगल है, तो ये भी तो क्या होगा, ये भी तो अल्फा ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या है,
अरे दोनों के दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर ही होंगे। अब इसमें हाइट में और डिस्टेंस में से आपको अगर दोनों क्वांटिटी दिया गया है तो आपको एंगल पूछ लिया जाएगा। अगर आपको एंगल दे दिया गया तो हाइट और डिस्टेंस में से कोई एक क्वांटिटी दे के बचा हुआ क्वांटिटी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा अगर आप फिगर की बात करते हो तो आपके पास में 3 क्वांटिटीज का मेन रोल होता है, अल्फा, एच एंड डी। अल्फा आपका एंगल होगा, ठीक है, एच आपका हाइट होगा और डी आपका डिस्टेंस होगा। इन पूरी 3 क्वांटिटीज को लेके ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक बने, ठीक है। अब इसमें टर्म्स से अपन वन बाय वन समझते हैं, टर्म्स क्या है, कैसे उन्हें समझेंगे और कैसे उन्हें अप्लाई करेंगे। तो देखो टर्म्स की मैं अगर बात करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 या 3 टर्म्स का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसी ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर यानी आपका पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका एक एंगल बन रहा है, यानी ये आपका एंगल अल्फा है। दूसरा चीज़, यहीं पे अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन ऊपर है या नीचे है? तो इसी के लिए हमने यहाँ क्या बनाई है, टर्म बनाई है, ठीक है। और उस टर्म में आपके पास में 2 तरह के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज कर दिया गया है तो उसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे है, लाइक दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपका बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट के टॉप की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल अल्फा बना, ये एंगल हमारे लिए कैसा है, ये हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टर्म का मतलब क्या, सिंपल सा क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्स द, या पर्सन लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन बेटर रहेगा, पर्सन ऑब्जर्व्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, सिंपल सा, बस इस एंगल ऑफ एलिवेशन का इतना सा मतलब है, ठीक है, कि आपका जो भी एंगल बन रहा है वो ये बनेगा, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसी में दूसरा टर्म आपके पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड अगर हमें यूज कर दिया गया है तो अब हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है अब वो ऊपर पहुंच चुका है, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये आपका क्या होता है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बस एंगल ऑफ डिप्रेशन टर्म का मतलब हमें क्या समझ में आएगा कि हमारा पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन ऑब्जर्व्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, या जो भी आपको दिया गया है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड मैंने यूज कर दिया है, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है वो ऊपर है और वो नीचे की तरफ देख रहे हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा पर्सन नीचे और वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये 2 टर्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे की सारी जो थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी किन पे डिपेंड करती है, वो इन दोनों के दोनों टर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए 2 टर्म्स तो आपको क्या आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में अब ये है, ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि ये जो लाइन बनी ये हमारे लिए क्या है, ये मेरे लिए लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। यानी जो भी हमारा ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा तो ये ऑब्जर्वर की आईज है, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर की आईज को कंसीडर करते हैं हमेशा, तो ये ऑब्जर्वर की आईज है और ये बिल्डिंग का टॉप है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसे अपन यहाँ क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें लाइन ऑफ साइट की बात किया है तो लाइन ऑफ साइट में हमारे लिए सिंपल सा क्या समझ में आया कि जो भी हमारी ऑब्जर्वर की आईज और बिल्डिंग के टॉप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है। तो टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये 3 टर्म्स आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 टर्म आपको क्लियर है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में सिंपल से क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व होने का
80% प्रोबेबिलिटी, इवन 80% प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है फिगर पे। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आपका 80% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। बाकी 20% में कोई ना कोई बेसिक रूल्स लगेंगे और वो तो इतने आसान होते हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं आती। इसलिए बिगनर को फिगर बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार कर करके पहले फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर फिगर आपसे बन गया तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए हो ही गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब रूल्स क्या क्या है मैं आपको वन बाय वन, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा उस पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर हम जनरल थॉट की बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला रूल, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि सबसे पहला हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ द फिगर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम कर रहे हो तो सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए और इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद में फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। एज एक्यूरेट एज पॉसिबल का मतलब जो जो हमें वैल्यूज दी गई है, ठीक है, उस वैल्यू से मैंने अभी भी आपको बोला तीन ही तो वैल्यू होती हैं, एच डी और अल्फा। हाइट होगा, डिस्टेंस होगा या एंगल होगा। तो इन तीन में से जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ दी है वो उस फिगर के साथ वहाँ वहाँ वैल्यूज आपको क्या कर देनी है, वहाँ वहाँ वैल्यू आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा, अब आपको जो देखना है, जैसे मैंने अभी आपको बोला भी कि जो भी अब आपका ऑब्जेक्ट है जिससे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट दो तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएगा। या तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। मैं आपको सारे सिनेरियो साथ साथ ही बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हमारे सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, सिंपल टी रेशियोज हमें आते हैं सारे के सारे। ठीक है, उस टी रेशियोज को यूज़ करके अब हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा सरफेस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये परपेंडिकुलर आ गया, तो अब यहाँ से मुझे मान लीजिए एंगल दिया गया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 30 डिग्री दिया गया है समझने के लिए। तो अगर ये मुझे 30 डिग्री दिया गया है तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यूज़ मेरे पास होगी। मान लीजिए ये वैल्यूज़ मुझे दी गई है 3 है। ठीक है, तो अब मुझे ये वैल्यू या ये वैल्यू निकालनी है। तो बताइए कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो परपेंडिकुलर है तो आपको एंगल दे दिया और हाइट दे दी। तो अब सिंपल आप क्या क्या यूज़ करो, tan यूज़ करो। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू अगर आप लिखते हो तो tan 30 का वैल्यू क्या आएगा, 3/BC, यही आएगा यहाँ से। तो tan 30 3/BC करोगे तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो BC का वैल्यू आपके पास कितना जाएगा, 3√3। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, BC निकाल लो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। और अगर आपको AC निकाल ले तो आप AC निकाल लो। तो AC को निकालने के लिए या तो आप साइन यूज़ कर लो। अरे अगर आप साइन 30 यूज़ करोगे तो साइन 30 क्या होगा, 3/AC। ठीक है, तो 3/AC अगर आप यूज़ करते हो दिस इज 1/2, तो AC आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आप बेसिक टी रेशियोज को यूज़ करके जो भी बची हुई साइड्स हैं उन सबको निकाल लो। अभी जब सारी साइड्स निकल गई उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है। हो सकता है यही पूछा हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ज़्यादातर टी रेशियोज में आपको जो टी रेशियो काम आता है, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात करते हुए चल रहे हैं, अरे हम यहाँ पे बात करते हुए चल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो ये मेरे लिए हाइट है और ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरे लिए एंगल है। तो ये जो एंगल होता है एग्जैक्टली यानी अगर मैं tan के साथ लूँगा तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का रेशियो ही तो होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके होंगे वो टी रेशियोज में भी आपको मोस्ट प्रोबेबली tan के साथ काम करना होता है, क्योंकि tan थीटा क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है। ये वाला तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा है नहीं पूछा, बाकी इन दोनों के साथ हमें काम करना होता है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको अच्छे से साइन रूल याद होगा। ठीक है, साइन रूल या सिंपली कोसाइन रूल, ज़्यादातर आपका साइन रूल ही यहाँ पे लगता है, वो कंफर्म है। तो आपको यहाँ साइन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा कि ये आपका सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से दे दिया गया है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट इस तरह से दे दिया गया है तो ये परपेंडिकुलर होता तो ऐसा होता।
ठीक है, पर ये परपेंडिकुलर ना होके ये थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया। तो अगर आपको ये एंगल दिया गया है और फिर अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उस कंडीशन में आप इनमें क्या यूज़ करोगे, साइन रूल यूज़ करोगे। और साइन रूल में भी आपको याद होगा ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये अगर याद नहीं है तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ही आपको साइन रूल लगाना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन परपेंडिकुलर पे ही होंगे, तो वहां पे बेसिकली आपके नॉर्मल टी रेशियो से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रूल देखो। थर्ड रूल में अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और इसी से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है। तो थर्ड रूल हमें क्या सिखाएगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसमें आपको कम से कम 2 ट्रायंगल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो, मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिए, एक फिगर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लीजिए ये एक फिगर है। अब इस फिगर में ए बी, बी सी, सी डी, बी डी या ए डी, ये जितनी भी डिस्टेंसेज है इसमें से वो कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर है। ये एंगल आपको अल्फा दिया गया है, मान लीजिए ये एंगल आपको बीटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे फिगर को देखोगे तो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है यहाँ से बी ए डी, जो परपेंडिकुलर वाले हैं। देखिए, आपको अगर किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना है तो अपने ट्रायंगल में हमेशा वही ट्रायंगल कंसीडर करना है हमेशा जो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल कौन सा है, एक तो ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है बी ए डी, या फिर बी ए डी ना लिख के आप इसे बी डी ए लिख दीजिए। ठीक है, एक ट्रायंगल तो आपका बी डी ए नजर आ ही रहा है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा नजर आ रहा है, बी सी ए नजर आ रहा है सबको। ठीक है, तो आपको ये पहला ट्रायंगल नजर आ रहा है, दिस इज बी सी ए, और एक आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है बी डी ए। तो ये 2 ट्रायंगल है। अब इसमें से अगर कोई भी अननोन होगा, कोई भी अननोन होगा, तो उस अननोन की खास बात क्या होती है, वो अननोन ज़्यादातर दोनों ट्रायंगल में कॉमन होते हैं। अरे मान लीजिए मैं इस फिगर को अगर यूज़ करूँगा तो ये जो ए बी वाला हाइट है, ये ए बी वाला हाइट तो मेरे दोनों में ही आएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कभी भी किसी क्वांटिटी को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे फिगर में हमें कम से कम 2 ट्रायंगल दिखेंगे ही दिखेंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, लेकिन 2 ट्रायंगल हमेशा होंगे। और वो जो 2 ट्रायंगल होंगे उसमें हमें कैलकुलेशन किस तरह से करते हुए चलना है, जो भी कॉमन क्वांटिटी है उसको निकाल के उसको कंपेयर कर देना है। तो उससे क्या होगा, हमारे अननोन्स कम होते रहेंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व होती रहेंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मतलब इस रूल को आप कैसे ध्यान रखोगे, सिंपल सा कि सॉल्व, आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा, सॉल्व बोथ ट्रायंगल्स फॉर कॉमन साइड। ठीक है, अगर आप कॉमन साइड को लेके सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन जो आपको चाहिए यहाँ ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, पर दीज आर द फंडामेंटल रूल। अगर आप टी रेशियोज की हेल्प से हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करना चाह रहे हो तो रूल्स में बस ये 3 रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर से मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाने, उस डायग्राम में जितनी भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हाइट की, डिस्टेंस के, एंगल से रिलेटेड, वो सारा का सारा उसमें ड्रॉ कर दूँ। उसके बाद में अब आप आगे के लिए कैलकुलेशन सोचोगे तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको ये सोचना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो सिंपल टी रेशियोज लगाइए जो भी हैं। आपको एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखा है, बचा हुआ 2 साइड निकाल लीजिए और फिर उसे आगे प्रोसीड कर दीजिए। और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको हमेशा साइन रूल लगाना है, फिर सिंपल तरीका काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपल सारे फिगर्स निकाल लिए। उसके बाद में अगर कोई भी अननोन निकालना है तो आपको जो भी डायग्राम बनेगा, जैसे ये डायग्राम बन गया या फिर ज़्यादातर जो डायग्राम बनेंगे वो अभी आपको मैं बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, लाइक ये डायग्राम बन गया या फिर इसी में हो सकता है इस तरह का कोई डायग्राम बन गया, लाइक दिस, लाइक ये आपके पास एक डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर ये डायग्राम अगर आपके पास बन रहा है तो आप यहाँ पे भी देखो, आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। अरे मान लीजिए इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान रहा हूँ, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 ऐसे ट्रायंगल दिखेंगे। ठीक है, जिसमें कोई ना कोई साइड कॉमन होंगी। लाइक यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ एंड ट्रायंगल ए डी ई की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, अरे ये डी ई है और ये बी सी है, क्या बन रहा है,
ये तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो जब रेक्टेंगल बन रहा है तो यहाँ पे डीई और बीसी तो आपके बराबर आएंगे ना, तो आपको इस कॉमन साइड के लिए इसको सॉल्व करना है, और वहाँ से जितने भी अनाउंस होंगे वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गए रूल्स। अब जो जो आपके कॉमन फिगर्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा एक बार पहले आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उन कॉमन फिगर्स को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इन कॉमन फिगर्स की मैं कैलकुलेशन भी साथ साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब एग्जाम्पल में वो किसी भी तरह का फिगर बने तो आपको बस क्वांटिटीज़ को ध्यान रखना है और उसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलो अपन 1 बाय 1 4 या 5 फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, एक बार आप उनको समझ लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चंस करूं तो आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस लगा के उसमें अपना अप्रोच बना सको। तो देखो, सबसे पहला फिगर कैसे बनता है, उसका सेंस क्या होता है इस फिगर का, कि यहाँ पे ऑब्वियसली आपका अर्थ होगा। जैसे इस फिगर को मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कोई बिल्डिंग होगा, कोई ट्री होगा, कुछ भी होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक पर्सन होगा। लैंग्वेज किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ये आपका पर्सन है, इस पर्सन ने इस बिल्डिंग के टॉप पे देखा, तो जैसे टॉप पे देखा तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। वो बोलेगा द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, सपोज करो यहाँ से आपका है अल्फा। ठीक है, एक पर्सन है, वो बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हैं और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है। उसके बाद में वो कुछ डिस्टेंस चला। ठीक है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में यहाँ से उसने वापस से बिल्डिंग के टॉप को देखा। ठीक है, लाइक दिस इज योर टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन गया, वो आपका बीटा बन गया। ठीक है, तो अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बने, यहाँ पे आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बनेगा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये आपको निकालने के लिए ज़्यादातर बोला जाता है। तो मान लीजिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको डिस्टेंस की तरह मैं डी मान लेता हूँ, और ये मेरा एच हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। और सबसे एक और खास बात, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी अल्फा और बीटा आप ही को डिसाइड करना है, तो इसे कैसे समझ में आएगा। अरे आप इतना समझिए कि मान लीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के साथ है, अभी ये 90 डिग्री है। अब ये पर्सन अगर यहाँ है तो ये 90 डिग्री है, अभी धीरे धीरे इससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा, बताओ। कम होगा ना। अरे ये 90 डिग्री है, जैसे ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, ऐसे कर करके आपके एंगल्स बन रहे हैं, तो इस एंगल्स में कभी ना कभी यही एंगल तो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है या बिल्डिंग के अपोजिट साइड में जा रहा है, इस चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर उसको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, अगर ये फिगर आपने बनाया है, इसका मतलब अल्फा क्या है, बीटा से छोटा है या नहीं है, बताओ। इस फिगर में किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ पे ये जो अल्फा वाला एंगल है ये बीटा वाला एंगल से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्डिंग की तरफ जैसे जैसे जाएगा ना वैसे वैसे उसका एंगल क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा। सॉरी, वेट, सॉरी, यहाँ तो 0 डिग्री है ना, धीरे, चलो वो तो भी देख लेंगे अपन, उसकी आप टेंशन ना लो। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसा आपको लैंग्वेज बोलेगा ना, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली अपन क्या कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, उसको वेरी कर लेंगे, और वहाँ से चीज़ें हमें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये रूल तो खैर काम करेगा ही करेगा, इसको तो ध्यान रख ही लेना। अब ये फिगर आपके पास बन गया, अब इस फिगर में आपको ए निकालना है या डी निकालना है या एच निकालना है, तो आपका थॉट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी मैं कोई क्वांटिटी यहाँ नहीं दे रहा हूँ, कोई भी क्वांटिटी दिया होगा तो आप अल्फा बीटा और एच की जगह रिप्लेस कर दीजिएगा। अब आपका थॉट क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए सी डी में, अभी मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ, पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद में कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो ए सी डी ट्रायंगल की अगर आप बात करते हो तो यहाँ से मेरा टैन बीटा अगर मैं निकालूंगा तो टैन बीटा मेरा कितना आएगा, बताओ, एच बाई सी डी आएगा या नहीं आएगा। तो यानी यहाँ से मेरा सी डी का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो वो कितना आएगा, एच कॉट बीटा। अरे हमारा यही तो टारगेट था कि हमें अगर राइट एंगल दिया गया है तो उस राइट एंगल में ये मुझे एच पता है तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो एच की और बीटा की टर्म में सी डी हमारे पास कितना आ गया,
एच कॉट बीटा आ गया। ऐसी दूसरा ट्राइंगल जो आपके पास बन रहा है वो बन रहा है ए बी डी। तो आप उस ए बी डी वाले ट्राइंगल को देखोगे तो वहां से आपके पास क्या निकल के आ रहा है, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा भी क्या आएगा, एच अपॉन, देखो ये बी डी है और बी डी को अपन ने किसकी टर्म में मानना है, ए ओ डी की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ए है और ये जो d है इसको मैंने यहाँ क्या मान रखा है, c मान रखा है। तो इसको अगर मैं a प्लस डी में d की जगह डायरेक्ट बताऊँ, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अरे d तो मुझे पता चल गया ना कि ये मेरा कितना है, ये मेरा h कॉट बीटा है। तो ये मेरा h कॉट बीटा, जिसको मैं a प्लस एच कॉट बीटा लिख सकता हूँ। अब इसको आप क्या करो, फ्लिप कर दो। तो इसको फ्लिप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू a प्लस एच कॉट बीटा अपॉन h। तो यहाँ से देखिए अब a का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा h कॉट अल्फा और ये इधर चला जाएगा, तो h तो कॉमन आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। ठीक है, तो अगर आप पूरा सॉल्व करना चाह रहे हो तो दिस इज द वे। आपको दोनों ट्रायंगल लेने हैं, उसमें से कॉमन क्या था, सी डी दोनों में कॉमन था, यहाँ पे भी सी डी था, ये हाइट तो है ही दोनों में कॉमन। तो इस हाइट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे आप याद रख लीजिए। मतलब एज ए शॉर्टकट अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आपका रिजल्ट सीधा सीधा लग जाएगा। लाइक दिस, आपको एक एग्जांपल इस पे बताता हूँ। देखो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको मैं पूरी की पूरी क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ। वो क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि एक पर्सन है, ठीक है, वो बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है। तो जब वो टॉप की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका 30 डिग्री है, ये उसने बोला है। ठीक है, अब वो कुछ दूर चला, किधर चला वो नहीं बोलेगा, आपको खुद देखना है। वो कुछ डिस्टेंस पे चला और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब अब वो किधर चल रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। ये तो मैंने आपको बोला था। इसका मतलब अब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पहले 30 डिग्री था, अब ये क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। अब आपको बोला है कि ये अगर बिल्डिंग का हाइट मेरा मान लीजिए 10 मीटर है फॉर एग्जांपल, तो आप बताइए कि जो भी इनिशियल वो था पॉइंट था और जहाँ पे अभी वो है उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो ये ए बी आपको निकालना है। तो या तो आपने ऊपर किया, ये सारा का सारा पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, बट इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, ये कॉमन फिगर है सबसे ज़्यादा बनने वाला। तो आपके पास में ये पूरा का पूरा रिजल्ट पड़ा है यहाँ से, तो हम डायरेक्टली यहाँ से ए को निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, एच कितना दिया है 10, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट 30 और माइनस का कॉट 60। तो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया, दिस इज 10, दिस इज √3 माइनस का 1/√3। ठीक है, तो ये √3 माइनस 1, तो यहाँ आएगा 10 √3, सॉरी 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 20√3। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये फिगर कॉमन फिगर है सबसे ज़्यादा बनने वाला। तो ये फिगर अब आपके सामने देख लो। अब इसी में हो सकता है वो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दे और आपको ये वाला पूछ ले, तो बस ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है ताकि आपको दिक्कत ना आए बार बार। बताओ किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? दूसरा रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट जो आपका होगा वो इस तरह से बन सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए इस बार आपका ये बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगा कहाँ बनेंगे। मान लीजिए ये बिल्डिंग का हाइट है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये बिल्डिंग का हाइट है, मान लीजिए ये आपका स्मॉल एच है, ओके, और ये स्मॉल एच है, ये बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ ये जो है आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। ये मान लीजिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा दिया, झंडा लगा दिया। अब ये मानिए, और ये फ्लैग स्टेप लगाने के बाद में ये जो टोटल हाइट आपका बना, ठीक है, मान लीजिए ये कैपिटल एच है, और ये जो फ्लैग स्टेप है ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये पूरा का पूरा एंगल आपका अल्फा प्लस बीटा है। तो मैं इस एंगल को लिखूंगा तो ये सिर्फ बीटा होगा। पूरा का पूरा एंगल तो आपका अल्फा प्लस बीटा है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी दिख रही है वो क्या दिख रही है, या तो आपको बिल्डिंग का हाइट पूछ सकता है जो स्मॉल एच है, ठीक है, या फिर आपको फ्लैग स्टेप का हाइट पूछ सकता है। तो ये जो फ्लैग स्टेप है इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, h माइनस एच आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके सामने कोई भी फिगर बनता है तो आपको देखिए आपका अप्रोच क्या रहेगा। तो देखिए मान लीजिए ये आपने a मान लिया,
ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, तो फिर से आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, देखो अच्छे से। तो अगर आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो 1 बाय 1 एक एक ट्रायंगल को आप कंसीडर कीजिए। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए डी बी सी। अगर आप डी बी सी वाला ट्रायंगल लेते हो तो यहाँ से देखिए बी सी पहले निकाल सकते हो। अरे मैं अब तो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया कि बी सी क्या आने वाला है। तो डी बी सी अगर मैं लूँगा तो यहाँ से मेरा tan अल्फ़ा कितना आने वाला है, एच अपॉन बी सी। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है एच कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या पता कर लिया, यहाँ से मैंने बी सी को पता कर लिया। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल मेरा बन रहा है वो बन रहा है ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में मेरा एंगल तो ये पूरा का पूरा ही कंसिडर होगा ना। तो मेरा एंगल कितना आएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल एच अपॉन बी सी, यही है। तो और बी सी का वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो ये वैल्यू तो अपन अभी निकाल चुके हैं ना। तो ये कितनी है, ये तो एच कॉट अल्फ़ा है। तो यहाँ पे अपन क्या सकते हैं, एच कॉट अल्फ़ा रख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको कैपिटल एच निकालना है तो उस कैपिटल एच का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, एच कॉट अल्फ़ा एंड tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, या फिर इसी को आप इस तरह से याद रख लो। याद रखने का तो वैसे खैर को नीड नहीं है, ये इतनी सिंपल कैलकुलेशन है कि आप एग्जाम में भी डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आपको कैपिटल एच, देखो अब यहाँ पे 2 हाइट है। अब या तो स्मॉल एच देके कैपिटल एच पूछेगा या कैपिटल एच देके स्मॉल एच पूछेगा। अब मान लो इसी में मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, देखो। ठीक है, मान लीजिए आपको थ्योरी में इस तरह से बोला गया है कि एक बिल्डिंग है, अब इसको समझना। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दिया गया है 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से एक पर्सन है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग स्टेप लगाया हुआ है आपने। ठीक है, तो जो फ्लैग स्टेप लगा रखा है वहाँ उसके टॉप को अगर कोई पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अब बताइए जो भी फ्लैग स्टेप है उसका हाइट कितना है। तो बन गया क्वेश्चन हमारे पास में। तो यहाँ से अब आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू द फिगर आपके पास, अगर मैं इस कैपिटल, देखो फिगर में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी तभी जाके आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो यहाँ से देखो कैपिटल एच हमारे लिए क्या है, ये कंप्लीटली, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं। तो यानी इस कैपिटल एच की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan प्लस एक्स लिख सकते हैं। और स्मॉल एच वो तो हमें 10 दे ही रखा है। ये कॉट अल्फा कितना हमारा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉट 30 प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये tan प्लस एक्स इज इक्वल टू ये tan रूट 3 आ जाएगा। और बताओ cot 75 कितना होता है, सर वो cot 45 ही आएगा ना, वो पूरा देकर। अरे सॉरी, ये तो पूरा ही 45 है ना, सॉरी, ये आपका cot 45 आ गया। तो cot 45 आपका कितना हो गया 1, तो x का वैल्यू आपका डायरेक्ट ही कितना जाएगा, tan रूट 3 माइनस का 10, दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल ये पूरा एंगल ही आपका 45 है, तो अल्फा प्लस बीटा ही आपको 45 दे दिया ना। तो ये तो ये तो आपका 15 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर आपको फिगर का थोड़ा पहले से आइडिया है तो उस आइडिया का फायदा क्या मिलता है, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि यार हाँ हमारे क्वेश्चन किस फ्लो में चलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे में 3 या 4 या 5 फिगर है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनका मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर वो आपको समझ में आ गए तो बाकी अगर कोई और भी फिगर बनता है ना तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा फिगर आपका इस तरह से बनेगा। मान लीजिए अब अभी तक हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए हैं मोस्ट प्रोबेबली एक ही हाइट थी, अब हो सकता है आपके पास में 2 हाइट दे दी। ठीक है, 2 हाइट का मतलब हो सकता है ये कोई ट्री है, ये कोई बिल्डिंग है, ये हो सकता है स्मॉल बिल्डिंग है, ये हो सकता है आपका लार्ज बिल्डिंग है। तो ये आपका स्मॉल एच दे रखा है मान लो, और ये आपको कैपिटल एच दे रखा है। अब यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए अल्फा बन रहा है, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए बीटा बन रहा है। ठीक है, दिस इज योर कैलकुलेशन। अब यहाँ से आपको अल्फा बीटा स्मॉल एच और कैपिटल एच 4 क्वांटिटी में से कोई 3 दे के चौथा पूछ लेगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी डी, तो यहाँ पे अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कॉमन क्या है, बी डी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, कैलकुलेशन हमेशा कॉमन फिगर को लेके होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप tan बीटा की बात करते हो, देखो
तो tan बीटा की अगर आप बात करोगे तो tan बीटा में क्या आएगा, h अपॉन बी डी। तो ये अब आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि बी डी को कैसे लिखना है। तो बी डी आपका कितना आ जाएगा, h कॉट बीटा। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको ये पता है और ये लिखना है तो ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको कोड से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा क्या आएगा, h, ये कैपिटल H तो है ही, और इसकी जगह अपन पहले से निकाल चुके हैं, क्या है ये हमारे लिए h कॉट बीटा। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमारे पास में कैपिटल H का वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो ये h कॉट बीटा तो ऊपर चला जाएगा, और इसको भी कॉट में लिखना चाहो तो कॉट अल्फा नीचे आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब इसमें भी ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे बाद में, बट दिस इज अगेन ए कॉमन फिगर। फोर्थ फिगर आपके पास जो बनता है वो इस तरह का बनेगा कि अगेन आपके पास में ये दो बिल्डिंग्स हैं, बट इस दो बिल्डिंग्स में से हो क्या रहा है, जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो तो यहाँ बन रहा है। मान लीजिए ये एंगल आपको दिया गया है बीटा, और जो दूसरा वाला दिया है वो आपको दोनों के टॉप के साथ है, मतलब इस वाले टॉप के साथ बीटा है और इस वाले टॉप के साथ अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल आपको दिया गया है अल्फा। ठीक है, और उसके बाद में अगेन ये आपको दिया गया है स्मॉल h, और इस बिल्डिंग का पूरा हाइट आपको दिया गया है कैपिटल H। तब यहाँ से फिर से आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो देखो इतना पढ़ने के बाद में अब आपको इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि अब यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस बीटा की बात करते हो तो यहाँ से मेरा जो tan बीटा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, वैसे तो इतनी कैलकुलेशन की नीड का है। अरे इतना जब आपको समझ में आ गया तो मैं डी को क्या लिख सकता हूँ, h कॉट बीटा लिख सकता हूँ, इसको आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए। ठीक है, और जो आपका DE है वही तो आपका BC है, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी हमारा कितना बन जाएगा, h कॉट बीटा बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ देखो ये स्मॉल h है और ये पूरा का पूरा कैपिटल H है, तो ये जो हाइट बचेगा ये क्या बचेगा, कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अगर tan अल्फा निकालेंगे, ठीक है, तो मेरे पास tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल H माइनस का स्मॉल h अपॉन h कॉट बीटा। पता कोई डाउट? ठीक है, और इसको भी आप क्या करो, कॉट में बनाओगे तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा h कॉट बीटा अपॉन h माइनस का h। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट h माइनस का h, अब इसको ऐड कर लो यार, या फिर इससे बेटर है, ठीक है, आप यहाँ से चलो कैसे भी इक्वेट करके आपको तो रिलेशनशिप कैपिटल H निकालना है, तो कैपिटल H निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h कॉट अल्फा माइनस का स्मॉल h कॉट अल्फा इक्वल टू h कॉट बीटा। तो ये आपका इधर आ जाएगा और h इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा h कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। ये कॉमन फिगर्स हैं, मैं थोड़ा ये चाह रहा था कि क्वेश्चन करवाने से पहले आपके माइंड में थोड़े आइडियाज़ डाल दूँ, ताकि वो आइडिया जब आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और ये फिफ्थ है, ये आपका एक ज्योमेट्री का रूल है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलो ठीक है, किसी बच्चे को ध्यान नहीं है तो मैं एक बार बस लिखवा देता हूँ, आप इसको याद रख लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड एमन रूल। ठीक है, ये एमन रूल आपके लिए सिंपल सा क्या है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में आपको जो जो क्वांटिटीज़ दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे एंगल आपका थीटा बना हुआ है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, और ये जो मान लीजिए ये ABC है और ये D है, और ये जो AD है ये BC को m/n में डिवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन पे अल्फा, बीटा, थीटा और mn, इनमें जो रिलेशनशिप होता है वो आपके पास होता है m प्लस n कॉट थीटा इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस का n कॉट बीटा। ठीक है, अगर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो उस एमएन रूल का भी एक अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, तो ये रूल भी अगर आपको यहाँ थोड़ा समझ आना चाहिए।
ठीक है, यानी इसको याद रखने के लिए सिंपल, ये दोनों तो m प्लस एन के साथ में ये एंगल कॉट में आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, m के साथ में ये वाला आ रहा है और n के साथ में ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इस एम रूल को आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी फिगर आप अगर आपके सामने आता है, ठीक है, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकली इतने ओवरव्यू, इतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आने चाहिए। अगर ये कॉमन फिगर अगर आपको समझ में आ गए तो देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, आप खुद देखिए, खुद ब खुद सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है बस वन बाय वन समझते जाइए और क्वेश्चन को करते जाइए। इतना सारा जो मैंने अभी तक आपको बताया है ना, वो इसीलिए बताया ताकि आप डायग्राम की क्लैरिटी ले सको। देखो, ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर, देखो ये हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, सीज ए कार मूविंग टुवर्ड्स द लोअर एट द एंगल ऑफ टुवर्ड्स द टावर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलने का मतलब अब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है बंदा। ये जो भी पर्सन है वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक कार है वो मूव होती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर से उसने इसको देखा और देखा, तो ये वर्चुअली यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा जो क्या है 30 डिग्री है। ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कार थोड़ी दूर चलेगी, ऑब्वियसली बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ये बंदा बोल रहा है लाइक ये पॉइंट ए है, तो ये जैसे ही यहाँ जाएगा ये पॉइंट बी बन गया। ठीक है, इस बी पॉइंट से जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, अभी पर्सन ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये पूरा वाला दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट, ये कितना बना आपके पास में, ये 60 बना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम, तो आपको क्या निकालना है, आपको ए बी निकालना है। तो देखो ये अगर 30 है तो अल्टरनेटिवली ये भी 30 हो जाएगा, और ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अरे यहाँ तक किसी भी को कोई डाउट है? और जब इतना समझ में आ गया तो ये तो अपना पहला वाला केस बन गया। बताओ, तो मैं डायरेक्ट टू रिजल्ट लगा दूं अगर याद है तो आपको। अरे देखो, ये मैंने ए माना था, ये मैंने एच माना था, तो मैंने आपको डायरेक्टली क्या लिखवाया था, ए इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका क्या आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉट 30 और माइनस का कॉट 60, तो ये आपका आएगा यहाँ 100, दिस इज √3 माइनस का 1/√3 विच इज 200, तो दिस इज 200 अपॉन √3। ठीक है, या इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑप्शन, तो ये आपके पास हो जाएगा 200 √3/3, दैट इज आंसर। तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। वो केसेस अगर आपको ध्यान में है, या फिर आप इसको पूरा तो समझ में आ गया, कर लोगे ना पूरे में, तो वही आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्ट अगर ध्यान है रिजल्ट, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको सिंपल सा क्या बोले, एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 15 मीटर हाई हाउस। ठीक है, मतलब आपको सिंपल सा ये बोल रहा है कि ये आपका एक हाउस है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो कि मान लो ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिंपल सा क्या बोला है, एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 15 मीटर हाई, तो ये भी आपका 15 है और ये भी आपका 15 है। ठीक है, अब आपसे पूछा बताइए ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो बताइए, तो साफ साफ ही दिख रहा है ना कि अगर आप यहाँ से सीधा सीधा tan थीटा निकालोगे तो 15/15 1 आएगा, और 1 कब आता है, जब थीटा आपका क्या होता है 45 डिग्री होता है, तो यानी यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो बताओ कोई भी डाउट? तो जो सीन है वो बहुत ही क्लियर है। थर्ड, ठीक है, तो थर्ड देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसे बोला है, आप इसको पूरा का पूरा समझिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पोल ऑफ ए हाइट h, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज अल्फा, द पोल सबस्टेंट एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द लोअर द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो देखो ये आपके पास एक पोल है जिसका हाइट हमें h दे रखा है, इसके साथ में ये क्या बन रहा है, ये हमारा दूसरा वाला बिल्डिंग बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये बिल्डिंग बन रहा है और फिर क्या बोला है इसने, इसको द फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पोल, ये बॉटम ऑफ द पोल है। ठीक है, बॉटम ऑफ द पोल ऑफ हाइट एच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब ये जो एंगल आपको दिया गया है, ये एंगल आपको कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। ठीक है, एंड द पोल सबटेंस एन एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है,
मतलब यहाँ से अगर यही अगर आप टॉप की बात करते हो तो टॉप पे हमारे पास कितना एंगल बना रहे हैं, देखो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ से अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला, द पोल सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, द पोल सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर। तो इसका मतलब ये एंगल आपको बीटा दिया गया। इस क्वेश्चन में एक बात जो क्लैरिटी हो, क्लैरिटी आपकी आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। ये बीटा मैंने यहाँ क्यों लिखा है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। द हाइट ऑफ द टावर, फिर हमें पूछा है इस टावर का हाइट बताइए, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पोल ऑफ हाइट h, ये हाइट h का आपके पास ये एक पोल है, मान लीजिए इस पोल को मैं यहाँ पे a b लिख देता हूँ, ठीक है। और ये आपका बिल्डिंग है जिसको मैं मान लीजिए CD मान लेता हूँ, ठीक है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज अल्फा, ये तो डायरेक्टली अल्फा आ गया। और दूसरा देखो क्या बोला है, द पोल सबटेंड्स एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर। ये जो टावर का ये जो अब इस पोल के लिए कुछ नहीं बोला इसने। अरे अगर यहाँ पे कोई एंगल बनना होता, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कर, अगर ये एंगल बनना होता तो फिर वो क्या बोलता, वो ये बोलता कि जो पोल है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे वो बीट है। लेकिन ऐसा इसने नहीं बोला, तो इसने पूरा का पूरा पोल ले लिया और ये पूरा का पूरा पोल जो यहाँ पे एंगल बना रहा है वो बीट है, ठीक है। होप सो क्लियर, ओके। अब देखो ये अल्फा है, ये आपके पास में 90 है, ये तो 90 हमेशा ही होता है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपके पास में 90 माइनस अल्फा, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए कि कौन सा एंगल क्या है कैसे है, तभी तो जाके अपन सारा का सारा काम कर पाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास 90 माइनस अल्फा आ गया, तो अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो होगी ना वो इसी से होगी, बीटा तो बस इसलिए है ताकि आप बाकी की सारी चीज़ें निकाल सको। तो अब ये पूरा का पूरा एंगल बताओ कितना आ गया, अरे ये कंप्लीट एंगल आपके पास आ गया 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है। और ये एंगल 90 हमें पहले से ही पता है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल हमें चाहिए था जिससे हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन टिका पड़े, वो हमें कितना मिल गया, वो हमें अल्फा माइनस बीटा मिल गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जो इजीली हो पाएगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ से ये जो भी टावर है इसकी हाइट आप अजम्पशन कर लो कि कैपिटल H है, वैसे द हाइट ऑफ द टावर पूछिए ना तो इसकी हाइट अपन कैपिटल H मान लेते हैं, मतलब हमें H निकालना है, ठीक है। तो इस H के कॉरेस्पॉन्डिंगली पहले मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, अरे इसको अपन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, इस वाली की बात करते हैं तो ये H कॉट अल्फा आएगा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट, ये समझ में आ गया यहाँ से कि ये जो भी आपका ये आना है ये कितना आ गया, H कॉट अल्फा आ गया, ठीक है। अब ये जो H कॉट अल्फा आ गया इसको आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली रख सकते हो, बट उसके लिए अभी आपको ये नहीं पता। अरे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, तो ये CD यहाँ पे एक पॉइंट आप और मान लो, ये E है, ये मान लीजिए E है, ठीक है। अगर ये आपके पास कैपिटल H है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। तो यहाँ से अब देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि tan अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है H माइनस का H और ये आपके पास आ रहा है H कॉट अल्फा, ठीक है। बताओ यहाँ तक को डाउट, तो यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू H कॉट अल्फा अपॉन H माइनस का H, और जब ये H इधर जाएगा तो H कॉट अल्फा माइनस का बीटा माइनस का H कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू H कॉट अल्फा। तो अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल H चाहिए ना, तो यहाँ से अगर आप कैपिटल H लोगे तो ये क्या आएगा H, यहाँ साथ में कॉट अल्फा माइनस का बीटा अपॉन, इन दोनों में से H कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा। एक बार आप देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए बस, अगर ये लोगे आप H माइनस एस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, कॉट ये H कॉट अल्फा अपॉन H माइनस, ठीक है।
तो यहाँ से ये कैपिटल H आपके पास आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा माइनस का कॉट अल्फा। ठीक है, ये आपके पास में आपका कैपिटल H आ गया। तो सॉल्व तो मैंने कर दिया, यही आएगा आपका कैपिटल H, लेकिन ये जो कैपिटल H है ये यहाँ ऑप्शन में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या किया इसने, इसको साइन कॉस में बना दिया। अरे जब हमने इतना सॉल्व कर लिया तो अब हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन इसने खुद करवाई है। तो ये आगे का काम आप खुद कर लोगे। अरे इसको आपको क्या करना है, बस आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, जो भी आपका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा ना वो आपको यहाँ दिख जाएगा। कर लोगे, बताओ। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ आ नहीं सकता। अरे जब एंगल अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कैसे आ सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो कैलकुलेशन बचा वो इन दोनों पे बचता है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ये आएगा। बाकी मैंने इसका आंसर तो निकाल दिया है, यही है इसका आंसर। बस अब आपको क्या करना है, इसे साइन कॉस में बनाना है। तो इस दोनों को साइन कॉस में बना के सिंपल फंडामेंटल रूल लगा के आप सॉल्व कीजिएगा, ये सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आपको क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट ए आर 30 एंड 45। ठीक है, इसका मतलब दो बिल्डिंग है जो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के अपोजिट बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको दिया गया है ए। ठीक है, और यहाँ से टॉप से और बॉटम से, मतलब एक आप बॉटम से एंगल बना लो और एक आप टॉप से एंगल बना लो। ये जो दोनों एंगल आपको दिए गए हैं, ये तो आपको दिया गया है 45, और ये जो एंगल अगर आप बनाओगे यहाँ पे तो ये एंगल कितना आएगा आपका 30। ठीक है, ये एंगल बन गया अपना। देन द हाइट ऑफ द टावर, तो अब आपको इस टावर का हाइट निकालना है। ये जो टावर का हाइट है, अगर आप इसे कैपिटल H मानते हो तो ये आपको निकालना है। तो ऐसा अगर आपको ये केस याद है, सिंपल सा, ठीक है, ये केस मैंने अभी भी करवाया था आपको। अरे अगर आपको डायरेक्टली याद है तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, कैपिटल H अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो कैपिटल H का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से इस A को लोगे तो यहाँ पे A कॉट अल्फा, तो अल्फा कौन सा ऊपर वाला, और अपॉन कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो H इक्वल टू A हमारा A ही है, कॉट 30 हमारा √3 होता है, और अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, √3 माइनस का 1। ठीक है, अब ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 + 1 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा A, ये √3 अंदर चला जाएगा तो कितना जाएगा 3 + का √3, और ये नीचे कितना जाएगा 2। तो दिस इज योर डायरेक्ट आंसर। अरे मैंने आपको 5 ही रिजल्ट तो लिखवाए हैं, और मैंने आपको बोला है वो 5 रिजल्ट सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो वो रिजल्ट अगर आपको याद है तो आपको दो दो फिगर बार बार बनाने की नीड नहीं है, आप सीधा उसको लगा सकते हो। ठीक है, बताओ को डाउट। फिफ्थ, देखो फिफ्थ में आपको क्या दिया है, द शैडो ऑफ द पोल ऑफ हाइट √3 + 1 meter standing on the ground in found to be 2 meter longer when the elevation is 30 degree, then when elevation was P, okay, then P is। अब आपको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का यहाँ पे आपको बात की है। तो देखो क्या बोले, पहले क्वेश्चन को समझो और डायग्राम बनाओ। देखो द शैडो ऑफ ए पोल, एक ये पोल है, इसका हाइट हमें दिया गया है √3 + 1। ठीक है, अब इस पोल के शैडो की बात कर रहे हैं, तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो पोल है अगर इसका शैडो आएगा तो वो शैडो कुछ ऐसा सही आएगा। यही देखो शैडो क्या कहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसकी बात करते हो, ये मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, तो ये जो AB है, अब इसने क्या बोला है, इज फाउंड टू बी 2 मीटर लॉन्गर व्हेन द एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये तो 30 डिग्री है, और ये जो एंगल ऑफ है ये आपको दिया है P। अब इसको P लिख दो, अल्फा लिख दो, ये आपको P दिया गया है, और ये जो आपको 2 दिया गया है ये एग्जैक्टली 2 क्या है, ये 2 आपका ये वाला पूरा का पूरा हाइट है। ठीक है,
मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो आपको ये देख रही है कि क्या आप, सॉरी ये टू आपको शैडो बोला है ना, सॉरी सॉरी, तो शैडो तो सिर्फ आपकी ये वाला पोर्शन जो है, देखो द शैडो ऑफ द पोल ऑफ हाइट √3+1। अब ये √3+1 है, इसका शैडो बनाइए, ये इसका शैडो बनेगा, ठीक है। और ये जो शैडो बन रहा है ये ग्राउंड में क्या है, 2 मीटर लॉन्गर है व्हेन द एलिवेशन इज 30 डिग्री देन द एलिवेशन ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है। आप इसे ऐसे कह सकते हो। अरे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसका कहने का मतलब यही तो हुआ कि ये आपका ट्वाइस है इससे। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है ये वाला एंगल कितना बोला है इसने, पी है, तो ये एंगल पी कितना होगा वो आपको निकालना है। तो हमारा रिजल्ट जो था वो क्या लिखवाया था, ए इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये रिजल्ट, ठीक है। तो ए हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 2, एच हमें कितना दे रखा है √3+1, और ये हमारे पास आएगा कॉट 30 माइनस का कॉट पी, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू √3+1 और ये कॉट 30 हमारे पास आएगा √3 माइनस का कॉट पी, ठीक है। तो √3 माइनस का कॉट पी इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2/√3+1, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो √3 माइनस का कॉट पी इज इक्वल टू आपके पास ये कितना जाएगा, नीचे कितना बचेगा आपके पास में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा √3-1, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो कॉट पी का वैल्यू कितना आ गया 1, और 1 कब आता है, जब आपका कॉट कितना होता है 45 डिग्री होता है, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रिजल्ट सही लगा रखा है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower, top of the hill from a point is alpha. After walking b meter towards the top of the slope inclined at angle beta to the horizon, the angle of elevation of the top becomes gamma. Then the height of the hill is, देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो देखो इसमें कैसे क्या होगा। The angle of the elevation of a top of a hill from a point is alpha, ठीक है। पहले इसके डायग्राम को समझिएगा, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, कुछ लैंग्वेज यहाँ पे अलग यूज़ की है, तो समझते हुए चलिएगा। मान लीजिए आपका टावर है या जो भी आपका हिल है, कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ है कैसे है, वो आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, ये आप यहाँ चले गए, मैं एक बार सिंपल सा पहले बना देता हूँ, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ टॉप पे एक पॉइंट है, वो कितना है, वो आपका अल्फा है, ये हमें इतना दिया गया। आफ्टर वॉकिंग b मीटर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, b मीटर चल रहे हो, और जैसे आप b मीटर चले, किधर चले, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्लोप। देखो यहाँ अभी चलने का तरीका बदल गया है, ये बंदा यहाँ है, अब ना तो ये ऐसे चल रहा है और ना ऐसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, स्लोप से चल रहा है, तो ये ऐसे चला, ठीक है ना, ये इसका ये ध्यान रखना, ये ऐसे चल रहा है, कितना चला, ये ऐसे b चला, ठीक है। जैसे ही बी चला टॉप द इंक्लाइड एट द एंगल बीटा, उसके बाद में अब ये जो बना, मतलब अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एक बार समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पूरा ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये मेरा एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोले, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिकम्स गामा, और यहाँ से इस पॉइंट से जब आप इस टॉप की बात करोगे तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका बन रहा है गामा, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द हिल इज, ठीक है। पहले इस फिगर में देखो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जो चीज़ें यहाँ पे बोली है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये टॉप है, ठीक है। अब इसको अपन मान लेते हैं, मान लीजिए ए आ गया, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ई आ जाएगा, ये सारे, और ये एफ आ गया, सारे पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। अब इसने क्या बोला है, द हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रैक्टिकली हमें ए सी निकालना है, ठीक है। तो ए सी अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो कैलकुलेशन यहाँ कैसे कैसे होगी, सारा का सारा जो आपका कैलकुलेशन है यहाँ पे 3 अलग अलग एंगल्स पे टिका पड़े। तो सबसे पहले अगर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हो, देखो मैं सारे ट्रायंगल आपको एक बार अलग से दिखा देता हूँ, नहीं घोच पोच हो जाएगा। जैसे ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल मेरा कितना है, बीटा है, ओके, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है,
ठीक है। तो अगर ये मेरा बीटा है तो मैं पहले इसको निकालने में ट्रस्ट रखूंगा, क्योंकि अगर ये मिल गया तो मुझे ये मिल जाएगा, फिर मुझे बस ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अगर ई एफ निकालना है तो ये ई एफ अगर मैं ये बीटा है तो ये बताओ, और ये साथ में मुझे बी दे ही रखा है, तो यहाँ पे अब क्या लगा दो, अब साइन रूल लगाओ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, बीट साइन बीटा आएगा या नहीं आएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो यानी ये मेरे पास यहाँ से पता चल गया, ये मेरे पास है बी साइन बीटा, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, बी साइन बीटा। ठीक है, ताकि हमें बी सी का तो कैलकुलेशन पता चले। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब बड़े वाला अगर आप ट्रायंगल लेते हो तो उस बड़े वाले ट्रायंगल में ये tan अल्फा बन रहा है, और ये जो tan अल्फा बन रहा है ये एग्जैक्टली क्या है, ये तो ए सी अपॉन सी डी आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में अगर मैं ए सी की बात करता हूँ तो ए सी मेरे पास कितना है, सी डी, कितना है मेरे पास में, सी डी, और सी डी के साथ में कितना आ जाएगा अपने पास में, tan अल्फा। तो ये एक बार मेरे पास ए सी पता चल गया, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, एक एक फिगर को कैंसिल आउट करना है। ओके, अब तीसरा वाला एंगल क्या है, तीसरा वाला एंगल है गामा। तो अगर यहाँ से मैं tan गामा की बात करता हूँ तो मेरा tan गामा यहाँ से कितना आने वाला है, ये ए बी आएगा, और ये मेरे पास कितना है, ये ई है, तो ये बी ई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से किसको क्या लिख सकते हो, तो देखो सबसे पहले अगर अपन ए बी की बात करते हैं तो इस ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, इस ए सी में से बी सी घटा दूं। अरे ए बी को अगर अपन लिखना चाहें तो इसको मैं ए सी माइनस बी सी लिख सकता हूं, और ऐसी अगर मैं यहाँ पे बी ई को लिखना चाहूँ तो ये जो मेरा बी ई है इतना, ये इसी के तो बराबर है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सी डी में से अपन क्या कर देते हैं, सी डी में से अपन अगर मुझे ये निकालना है बी ई, तो इस बी ई को निकालने के लिए सी डी में से डी एफ घटा दो। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेरा बी कॉस बीटा है, साइन बीटा है, तो ये मेरा बी कॉस बीटा आ जाएगा, वो तो कंपोनेंट वाइज ही तो है, तो ये तो अपन को पहले से ही पता है। ओके, तो यहाँ से मेरा ये जो बी ई है, ये बी ई मेरा कितना हो जाएगा, इसको सी डी में से घटा दो डी एफ को, चलो। तो ये ए सी कितना है अपने पास में, तो ए सी तो इसका हाइट है जो हमें निकालना है। ठीक है, और उसको अपन ने यहाँ कैलकुलेट करके लिख रखा है, मान लीजिए ये आपके पास कितना है, सी डी tan अल्फा, तो ये यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सी डी tan अल्फा। ए सी की जगह बी सी अपन ने पहले से निकाल रखा है, माइनस का बी साइन बीटा अपॉन सी डी है, तो सी डी अब अपन क्या करते हैं, सी डी को तो सी डी रख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, सी डी को भी तो अपन निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, अगर सी डी को अपन निकालें, वेट एक मिनट रुकिएगा, तो सी डी की बजाय अगर हमें हाइट निकालना है तो हम ए सी की बात कर लेते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे सी डी का वैल्यू ए सी की टर्म में निकाल लीजिए, और ए सी को थोड़ा क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार एच मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको इसको हाइट वाला फील दे। तो यहाँ से मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आएगा, एच कॉट अल्फा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब मुझे हाइट निकालना है तो इस पूरी कैलकुलेशन में मैं क्या रखूं, एच को ही वेरिएबल रखूं और बाकी सारे के सारे एंगल रखूं, तो उससे हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से ए सी है, तो ए सी तो मेरी हाइट है ही, तो इस हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ। ठीक है, बी सी है, बी सी अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास में बी साइन बीटा आएगा। सी डी है, तो सी डी अपन ने ये निकाल लिया, ये कितना आएगा हमारे पास में, एच कॉट अल्फा। और ये डी एफ या एफ डी है, ये अपन पहले से निकाल चुके हैं, ये कितना हमारे पास में, ये हमारे पास में बी कॉस बीटा। ठीक है, तो अब ये जो tan गामा का वैल्यू हमारे पास आया है, ये किसकी टर्म में आया है, ये h और अल्फा बीटा गामा की टर्म में आया है, और आंसर ऐसा था ही तो है। बस अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये tan गामा का वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan गामा, h यहाँ पे है ही, ये कॉट अल्फा माइनस का b कॉट बीटा tan गामा इज इक्वल टू h माइनस का b साइन बीटा। ठीक है, अब हमें जो रिजल्ट निकालना है वो निकालना है स्मॉल h का, तो स्मॉल h वाली टर्म अपन एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है, और बाकी टर्म एक तरफ ले जाते हैं। तो स्मॉल h अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, tan गामा
और कॉट अल्फा, और ये h इधर आएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ये b इधर ले आओ, तो इसमें से b अगर आप कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा आपके पास में, कॉट बीटा tan गामा, कॉन बीटा tan गामा, और फिर ये माइनस का कितना आ जाएगा, साइन बीटा। तो यहाँ से अब आपके पास में, अब देखो आंसर तो हमारा आ चुका है। अब हमें आंसर किस में चाहिए, देखो आंसर हमें साइन कॉस में चाहिए। तो साइन कॉस में चाहिए तो अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी हमारा आंसर यहाँ से आ चुका है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो अगर यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये h है, ये साइन गामा कॉस अल्फा, माइनस का यहाँ पे कितना आएगा, कॉस गामा साइन अल्फा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसकी वजह से कितना आएगा, कॉस गामा साइन अल्फा, ठीक है। और इक्वल टू b, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, कॉस और साइन में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो, साइन बीटा है ना, चलो तो इसको आप एक बार कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए कॉस बीटा साइन गामा अपॉन साइन बीटा और कॉस गामा, और माइनस का ये कितना आ रहा है, साइन बीटा आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऊपर वाला तो देखो फॉर्मूला दिख गया आपको, तो ये h के साथ में आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये कितना आ रहा है, साइन गामा माइनस का अल्फा, और ये आपके पास कितना बन रहा है, कॉस गामा साइन अल्फा। तो ये वाला टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया है। इक्वल टू वाले की बात करते हैं तो b तो हमारा है ही है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से, एक मिनट, साइन बीटा ही आ रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा सर, वो कॉट बीटा की जगह कॉस था ना? एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ कॉस था, ये कैलकुलेशन, सॉरी, अब ठीक है, ठीक है, यही कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। एक ही कलर होता है ना, तो यार थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है। तो कॉस बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉस गामा। तो देखो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, साइन का लिख दूँ तो ये आपके पास सीधा क्या बनेगा, साइन गामा माइनस का बीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉस गामा, ठीक है। आपको h चाहिए था, तो h अब आपके पास कितना आएगा, b, ठीक है। और ये कॉस गामा से, तो ये कॉस गामा आप काट दीजिए, तो ये b के साथ में कितना आएगा, साइन गामा माइनस का बीटा साइन अल्फा, और अपोन में साइन गामा माइनस अल्फा, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसी में अगर देखिए, अगर इन एंगल्स की वैल्यू पता होती ना तो ये आंसर ज़्यादा जल्दी निकल के आता। अब एंगल्स की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ गई। तो यहाँ से अब आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, दैट इज योर आंसर। यही है, देख लो, बिल्कुल यही आपका आंसर। तो इसमें जो सबसे अच्छा ट्विस्ट था वो ये आपके डायग्राम वाला था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कंसिडर किया है। तो बताओ कि किसी को किसी स्टेप में अगर प्रॉब्लम हो तो, बाकी इसको आप कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ए बी इज ए वर्टिकल पोल विद बी एट द ग्राउंड लेवल एंड ए एट द टॉप। तो देखो पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। ए बी इज ए वर्टिकल पोल, बी ग्राउंड पे है और ए टॉप पे है, ठीक है। ए मैन फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम ए सर्टन पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है ए से, ठीक है। ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल अलोंग द लाइन बी सी, ये और आगे गया, मान लीजिए पॉइंट डी आ गया, और ये सी डी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो आपका एंगल बन रहा है बीटा 45 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द पोल। तो ये वाला तो मैंने आपको बोला था ना सबसे कॉमन फिगर है, और ये आपके एनआईटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से तो देखो कितना आसान है, अब हमें रिजल्ट आता है पहले से ही, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा। तो ये जो ए दे रखा है वही तो 7 दे रखा है। इस बार क्या पूछा, हाइट पूछा है, तो एच को आप एच रहने दीजिए, तो कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा, तो दिस इज कॉट 45 माइनस का कॉट 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इक्वल टू एच, दिस इज 1 माइनस का 1/√3। तो यहाँ एच इक्वल टू कितना आ जाएगा,
इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 7√3 तो ऊपर चला ही गया और नीचे क्या जाएगा √3 - 1। अब ये एग्जैक्ट किसी ऑप्शन में है देख लो, एग्जैक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है। तो हमें क्या देखो एग्जैक्ट का है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब आपको करना पड़ेगा। तो लो जी, इसको कॉन्जुगेट से सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 7√3, ये आपका 2 बन जाएगा और ये आपका √3 + 1 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो ये तो सबसे कॉमन फिगर है, इसीलिए इस फिगर को आपको याद रखना है अच्छे से इस रिजल्ट को, ताकि आप इसे जल्दी कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सही अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा कि आपके दो अपोजिट हाउस है, ठीक है, और इस हाउस से ये जो विंडो है ये क्या कर रही है, राइट एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 6 मीटर दिया है। मान लीजिए ये ए बी है और ये आपका सी डी है, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा है कि सी डी कितना होगा, ठीक है, और साथ में हमें ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ये कैलकुलेशन है। तो देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 60 है, तो मैं सबसे पहले ए डी निकाल लूँ। अरे ये 6 निकालना है, ए डी निकालना है, तो कोस में चला जाऊँ मैं यहाँ से। तो cos 60 को अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6/AD, तो ये कितना होता है 1/2। तो आपके पास AD का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो ये अब आपको कितना मिला, 12 मिल गया, AD 12 मिल गया। अब देखो ये आपका क्या है, ये राइट एंगल है और ये आपको क्या मिल गया, 12 मिल गया। तब आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, देखो ये अगर 60 है तो ये एंगल मेरा 30 होगा, और ये एंगल मेरा कितना होगा 60 होगा। तो अब आपको जो एंगल सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे जज कर लीजिए। मान लीजिए आप AC वाली लाइन को अगर यहाँ ड्रॉ करते हो और ये यहाँ पे आप क्या करते हो, D बनाते हो, देखो तो ये C वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। AC आपको पता चल गया कितना है 12, और आपको क्या निकालना है, आपको CD निकालना है। तो फिर से यहाँ क्या करो, cos यूज़ कर लो। तो यहाँ पे आपके पास में cos 60 का वैल्यू कितना आएगा, एक बार आप देख लो, वेट एक बार, है ना, ये आपके पास 90 आ गया, ये 60 था, ये 60 प्लस ये 30 आ गया। यहाँ से आपके पास में ये वाला जो आया ये कितना आ गया, 12 आ गया। 12 तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अभी 12 आ गया, ये आपके पास में 60 है, ये आपके पास में 30 है, 90 के साथ में ये वाला 30, एक D यहाँ बना दो। AC और AD ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये यहाँ पे आपका कितना बन गया 30 डिग्री, और ये कितना बन गया आपका 60 डिग्री। तो ये AD AC, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप cos 30 को सॉल्व करोगे तो cos 30 का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, CD/12 यही आएगा, और cos 30 आपका कितना होता है √3/2 = CD/12। तो ये इधर इस 12 को इंटू कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 6। तो ये CD का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास में 6√3, तो 6√3 आ रहा है शायद। फिर ये जो आंसर आ रहा है ना आपका, ये 6√3 ही आएगा। वहां से अपन ने कोई गड़बड़ कर रखी है, पता यहाँ से कोई दिक्कत आ रही है किसी को, ठीक है। ये आपका 12 आ गया, यहाँ से एंगल ये 30 आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ से ये 30 आ गया, और CD अपने को निकालना है, इन दोनों का रिलेशनशिप कोस होता है, ठीक है। ये 6√3 आएगा इसका आंसर, ठीक। बाकी उसको एक बार चेक कर लूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो अभी यही आना चाहिए। पता यहाँ तक किसी को डाउट है क्या इस वाले अप्रोच में, हाँ बताइए। सर वो 12/CD आएगा ना, क्योंकि 12 तो बेस है और CD अपना हाइपोटेनियस है। किस वाले की बात कर रहे हो, cos 30 = CD/12 लिखा है आपने, 12/CD आएगा तो 8/2 आ जाएगा आंसर। एक मिनट रुको, इस वाले की बात कर रहे हो क्या आप, ये अगर आपके पास 30 है, हाँ, तो 12, अरे यार क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी, बिल्कुल ये 12/CD आएगा, ये तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया अपन ने। हाँ, तो 12/CD करेंगे तो CD का वैल्यू ये तो 12 है ही, और ये √3/12 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। अब 24 ये करोगे तो 8, बिल्कुल सही बात है, 8√3 आ रहा है, सॉरी। वो कैलकुलेशन यार थोड़ा सा एक बार देख लिया करो यहाँ पे। तो ये अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा आसान है, मतलब एक अप्रोच तो मैंने इससे पहले करवाया था, वो इसको ध्यान में रखते हुए करवाया था, बट ये जब निकालना ही नहीं है, बिल्कुल यही निकालना होता तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, डायरेक्टली tan 60 यूज़ करके निकाल लो, इतना कैलकुलेशन क्यों करें अपन। तो हमें ये वाला फर्स्ट हाउस है ये निकालना है, जो कितना आ रहा है 8√3 आ रहा है,
एक आध क्वेश्चन और देख लो फटाफट। देखो 9th आपको क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60। अब तो ये वाला पैटर्न तो आप इतनी बार कर चुके हो और सबसे ज़्यादा यही बना है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 2 एंगल बन रहे हैं आपके। तो ये तो अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 30 आएगा और ये 60 आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 40 दिया है। तो देखो ये तो अब आपको पता चल ही गया ना, तो ये तो आप डायरेक्ट ही h कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा, तो यहाँ से हमें h निकालना है, a का वैल्यू में दिया है 40 अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा यानी कॉट 30 माइनस का कॉट 60, तो 40 √3 माइनस का 1 अपॉन √3, तो ये 40 √3 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो दिस इज 20 √3, ठीक है ना। तो ये आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में, इसीलिए ये आपके एक और लास्ट क्वेश्चन बस, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। देखो क्या बोला है, 1 चिमनी इज 30 मीटर हायर देन अदर। मान लीजिए एक चिमनी, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द लोअर चिमनी। मान लीजिए एक चिमनी ये है और दूसरी चिमनी ये, ठीक है। इस छोटे वाली चिमनी से एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया गया है 100, और फ्रॉम द लोअर ऑब्जर्व दैट द टॉप्स ऑफ द लाइंस एंड इंक्लाइंड, ठीक है। अब ये यहाँ से देख रहा है तो इसको दोनों के दोनों एंगल जो दिख रहे हैं वो एक ही इंक्लाइनेशन पे दिख रहे हैं, और यहाँ से ये जो एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल अल्फा आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है tan इनवर्स 0.6, द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द हायर चिमनी, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो आपको क्या पूछा है, आपको AC पूछा है उसने, ठीक है ना, द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द हायर चिमनी। तो देखो इसको सिंपल तरीके से अगर अपन करते हैं तो कैसे क्या करेंगे, ये मेरे पास अल्फा है, यहाँ से अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ तो बताओ ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, है, दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसमें तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से जो अल्फा हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, tan इनवर्स 0.6, और 0.6 को आप सॉल्व करके लिखो कितना आएगा, 6/10 यानी 3/5, तो यानी यहाँ से मेरे पास में tan अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है, ठीक है। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ आ गया, tan अल्फा का जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये tan अल्फा मेरे पास पता चल गया तो अब हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो किस तरह से होगी, तो tan अल्फा हमें पता है, ये मेरे पास अल्फा है, तो यहाँ से अगर अपन इन दोनों को रिलेट करते हैं, कि मुझे तो कैलकुलेशन निकालनी है ना, और ये दूसरी चिमनी है वो 30 मीटर हायर है, ये भी इसने बोली है, तो 30 मीटर हायर है, इसका मतलब ये हाइट कितनी है, ये 30 ये दे रखा है ना, अरे ये 30 मीटर हायर है इस चिमनी से, तो ये हमें 30 ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं tan अल्फा का वैल्यू सॉल्व करूँगा तो tan अल्फा कितना आने वाला है, 30 अपॉन ये मान लीजिए आप f मान लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 अपॉन EF। tan अल्फा का वैल्यू हमें पहले से पता है कितना आएगा, 3/5, तो यहाँ से EF का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 50, यही आएगा क्या, सॉल्व करके देखो, ये यहाँ से 10 to 5 साथ 50 आएगा, एक बार करके देख लो, 50 आ गया। तो अगर ये मेरे पास 50 है तो इसका मतलब ये भी 50 आएगा, तो मुझे AC निकालना था, तो AC कितना आएगा, AB प्लस का BC, तो AB पहले से 100 दे रखा है, ये 50 और आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 150, ठीक है, दैट इज आंसर। ओके, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें बस आपको फिगर बना के थोड़ा सा एनालिसिस करना था।